सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक के इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री किशन सिंह बिष्ट जी। आपने बीए डीएलएड किया है और आपको शिक्षा में 30 वर्ष का अनुभव है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर कालाडूंगी नैनीताल जिले में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है। तो बहुत बहुत स्वागत है किशन जी आपका इस वेबिनार सीरीज में। जी प्रणाम। जी भाई साहब, भाई साहब पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बिंदु क्या है? जी भाई साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 में जो मुख्य बिंदु हैं, एक तो है कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाई लिखाई का माध्यम रहेगा और कक्षा 8 या उससे आगे भी जो है उसको बढ़ाया जा सकता बाद में। और इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम जो लागू हुआ 34 साल बाद, वो जो है एक शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा भी हुआ है। और उसका जो प्राइमरी क्लासेज हैं, छोटी कक्षाएं, उनको नर्सरी से सेकंड क्लास तक और अलग भाग, और 3 से 5 तक दूसरा भाग, और उसके बाद 6, 7, 8 तीसरा भाग, और 9, 10 और ऊपर की क्लासों का अलग भाग, ऐसा करके जो परिवर्तन हुए हैं इनमें जो एक प्रकार से हमारे लक्ष्य एक शिक्षा में जो लिया गया है अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो बदल कर एक शिक्षा विभाग के नाम से ऐसा तय किया गया, तो उसमें जो है स्कूली शिक्षा को 100% जो है सबके लिए ऐसा लक्ष्य रखा गया कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा हो। और ऐसे जो स्कूल से दूर रहे हैं, लगभग 2-2.5 करोड़ बच्चे जो अपने स्कूल की शिक्षा से मुख्य धारा से उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, ऐसा बुनियादी जो परिवर्तन जो हुआ है। और पढ़ाई में आगे जो बड़ी कक्षाएं हैं, जो 10th में बोर्ड का जो एक था 10+2 वाला, उसको समाप्त करके इंटर में बोर्ड और उसके ऊपर की शिक्षा जो है वो एक प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ उसमें एक ऑप्शनल एजुकेशन भी जो लागू की गई, वो छात्र हित में बहुत अच्छा एक प्रयास है। और ऐसे ही अपनी जो 6ठी कक्षा से टेक्निकल जो एजुकेशन देने की बात जो उसमें कही गई है, वो भी अपने आप में बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए और वर्तमान जो चुनौतियां उनके लिए बहुत अच्छा एक सराहनीय प्रयास है। और आगे जो अपना डिग्री एजुकेशन है, उसमें पहले साल में जो है बच्चों को 3 प्रकार के उसमें जो है सर्टिफिकेट जो दिए जाएंगे, डिप्लोमा और डिग्री, इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा उसके बीच में जो एक ऑप्शन ये दिया गया कि बच्चा बीच में छात्र जो है अपना जो रेगुलर पढ़ाई है उसके साथ अन्य एजुकेशन को भी कुछ समय ब्रेक देकर ले सकता है। इस प्रकार की जो सारी चीजें शिक्षा में एक नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, वो अपने आप में अद्वितीय है। और मैं समझता हूँ कि अगर उसका पूरा विधिवत सभी एकदम उसको अभी अपने दैनिक व्यवहार में ले लेंगे, तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा और बढ़िया एक प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ शिक्षक के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है। नया चीज, नई एजुकेशन, नया सब चीज सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो इसके बिंदु हैं वो 2035 तक की अपनी जो आगे की योजनाएं हैं, 2035 तक कैसे कैसे एजुकेशन को और अच्छा बनाया जाएगा, इस प्रकार से विश्व स्तर पर योजना जो बनी है अपने माननीय मंत्री जी ने कई बार इसमें जो व्याख्यान दिए हैं, तो उस आधार पर सभी विद्यालय प्रयासरत हैं। और अपने विद्या भारती में भी सभी लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। अपने आचार्य बंधु, आचार्य दीदी जी जो हैं, वो समाज में जाकर के कोरोना काल में और इस प्रकार के 2020 शिक्षा नीति का अध्ययन करके और समाज में उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और उससे समाज में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब कोरोना काल के बाद जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की होगी, वो वास्तविक रूप में एक तनाव मुक्त एजुकेशन होगी। और जिसे द्वितीय कक्षा तक हमने एकदम प्री प्राइमरी जो एक स्टेज बच्चे की एज के अनुसार तय किया है,
उसमें पढ़ाई का बोझ न हो, उसमें एग्जाम का वो न हो, और बड़ी कक्षाओं में जो अपना स्टेप बाय स्टेप जो एजुकेशन जी, के सिस्टम, उससे काफी लोग प्रभावित हैं और समाज में भी ऐसा लगता है, उसकी चर्चा हो रही है समाज में। जी। ठीक भाई साहब। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है भाई साहब कि ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है? जी, जी, वैसे ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्या इस समय बहुत तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे एक तो समय से कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे मेरे साथी अभी बहुत एक प्रकार से एक बड़ा मुझे अजीब-सा लगा कि मैं तुरंत नहीं जुड़ पाया। तो जी, ऐसे ही जो हमारे विशेषकर जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं, उनको समय से वो जुड़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, और स्मार्टफ़ोन की भी अभी जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर स्मार्टफ़ोन्स की भी कमी रहती है, और अभिभावक जो है, वो हर अभिभावक इतना तज्ञ नहीं होता कि वो स्मार्टफ़ोन चला सके। और ऐसे ही अभिभावक भी जैसे शहरी क्षेत्रों में तो रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी-सी टेक्निकल समस्या रहती है कि अभिभावक बहुत ज़्यादा मज़दूरी पेशा वाले होते हैं, तो उनको जो है तुरंत अपने मज़दूरी पेशे के लिए जाना होता है, तो फ़ोन एक होता है, घर में बच्चे 2-3 होते हैं, तो उनकी आपस में रहती है कि भई किसको उसमें मौका मिले, तो इस प्रकार से थोड़ा रहता है। और अधिक देर तक छोटे बच्चे जो फ़ोन पर लगे रहते हैं, तो उनको थोड़ा आई साइट है की प्रॉब्लम है, कुछ इस जी, प्रकार जी, जी, की दिक्कतें हैं। उपयोग कम करके दुरुपयोग ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन अभिभावक का जो सहयोग रहता है, तो उसमें रहता ही है, शिक्षक और अभिभावक का सक्रियता का कारण उसमें सुधार भी हो रहा है। और इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चों को एक प्रकार से उसमें फ्री हैंड फ़ोन देने पर वो अच्छी चीज़ें कम और कुछ अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। इसलिए कुछ इस प्रकार की समस्याएँ भी अभिभावकों द्वारा आती हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 70% के आस-पास जो ऑनलाइन एजुकेशन जी, है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी हो रही है। और आज अभिभावकों के अंदर भी चेतना जगी है, और शिक्षक-शिक्षिकाओं में भी जो पहले एकदम टेक्निक इसमें अपने ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत एकदम पिछड़े हुए थे, तो इस कोरोना काल में उनको एक बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी, सीखने का मौका दे दिया। जी, और जो अधिक आयु के हम जैसे लोग हैं, उनको भी काफ़ी सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जी, समझता हूँ कि इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। लेकिन अब जी, उसमें से हम कितना अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं, यही चीज़ हम सब लोगों के लिए बिल्कुल। सीखने की है। तो मैं समझता हूँ कि जो कमियाँ हैं, उनको सतत प्रयास द्वारा हम कम करेंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं, उनको हम समाज में उसका प्रसार-प्रसार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, ठीक है। सर एक अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि पृथ्वी कुल में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऑनलाइन वेबसाइट और प्लेटफ़ॉर्म के रूप में क्या विशेषताएँ देखना चाहते हैं? जी, जी, उसमें वैसा हम ये हमारा ये मानना है कि अगर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये प्रभावी रहे, और इसमें जो है हमारी जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, और जो मतलब दसमोत्तर हैं या जूनियर के भैया-बहन हैं, उनके लिए ये बहुत प्रभावी और कारगर होगा, क्योंकि उसमें उनको नानाविध प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म मिल रहे हैं, अलग-अलग टीचर्स के लेक्चर मिल रहे हैं, वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो वो जितना क्लास में नहीं सीख पाते हैं, उससे अधिक ऑनलाइन सीख रहे हैं। और जिनकी जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जी, एजुकेटेड नहीं है, और वो उतना समय बच्चे को नहीं दे पाते हैं। लेकिन अधिकांश जो भैया-बहन हैं, वो इसका बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हैं। उनको विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न टीचरों के द्वारा एक ही सब्जेक्ट के अलग-अलग प्रकार के जो वीडियोज़ ऑनलाइन जो उनको प्राप्त हो रहे हैं, उनके माध्यम से वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और उसका एक उसकी चुनौती टीचर को भी मिल रही है, कि हम भी अपने पठन-पाठन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, और दूसरे वीडियोज़ को देखकर, दूसरे जो नवाचार को देख कर के जो आज सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको देख कर के उनको भी लगता है नए टीचरों को कि हमें भी कुछ करना चाहिए। नए ही नहीं बल्कि पुराने टीचरों को भी ऐसा लगता है कि हम काफ़ी पीछे हो गए हैं, और आज की जो नई जनरेशन है उसके सामने हमें इसमें डू एंड डे वाला कार्य करना ही पड़ेगा, या फिर सीखना ही पड़ेगा, जी, या जी, फिर हमको नहीं, अपने को ब्रेक लेना जी, पड़ेगा। ऐसा पुराने टीचर्स को भी लगने लगा है, जो अपने विद्या भारती में कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो अपना जो प्रयास है विद्या भारती का, जो प्रतिकूल द्वारा जो हो रहा है, इसमें हमारे टीचर्स की भी ऑनलाइन जो क्लासें एक निर्धारित हो जाए पाक्षिक या मासिक, उस दिन पूरे सब लोगों को कनेक्ट करके, या जिला शहर या नगर शहर जैसा भी तय हो, तो उसमें सबको इस प्रकार से मीटिंग में अगर कॉल किया जाए, टीचर्स को भी, मैं समझता हूँ कि टीचर का भी हौसला बढ़ेगा और उनको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, वैसा बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक
ठीक है, वैसे आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है और जल्दी इस पे हम क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी, प्रणाम।